अच्छा, इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड एक और वेरिएबल बताना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस असल में। तो ये भी स्केलर है और ये इसको कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना होता है। अच्छा, डाइवर्जेंस में डिफरेंशिएशन थी, तो अगर डाइवर्जेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंपैरिजन आपने जानना हो तो इस लेक्चर के आखिर में एक ऑप्शनल स्लाइड है, लेकिन उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ना देखना चाहें तो चाहे कंपैरिजन ना करें, डाइवर्जेंस को छोड़कर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपने तौर पर भी समझ सकते हैं। तो और सो अब आप पोटेंशियल, मतलब ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वैसे इंग्लिश का लफ्ज़ भी आपको आइडिया दे रहा होगा, लेकिन प्रिसाइजली इस कोर्स में भी है भी कि ये क्या मतलब है। बल पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। आपकी जो लाइट्स की बिजली होती है 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। और अगर सिंगल सोर्स हो तो उसके लिए जो कोलम्बिक फोर्स होती है उसका तो फार्मूला होता है ना 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करके जो जो कोलम्बिक बनेगा ना, कोलम्बिक पोटेंशियल, उसको भी डराइव किया गया है इस कोर्स में। और उसको इस डेरिवेशन को समझने के लिए अगर आपको कैलकुलस इंटीग्रेशन नहीं भी आती तो आप क्या समझ सकते हैं कि आप इस लेक्चर के ज़रिए इंटीग्रेशन हो सकता है आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा जानें और इस लेक्चर के ज़रिए इंटीग्रेशन आप समझ सकें। ये तक भी एक है पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने सिर्फ अलजब्रा और ज्योमेट्री इस्तेमाल करके ये एक इंटीग्रेशन की है, उससे आपको पहला आइडिया हो जाएगा कि इंटीग्रेशन की कैसे जाती है। अच्छा, जो असल फिज़िक्स पर आएँ तो पोटेंशियल डिफरेंस बाद में है, पहले पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी का लफ्ज़ ख़त्म कैसे करना है ये अगली साइड है, ठीक है। तो फिलहाल आप पोटेंशियल एनर्जी करें, उसके लिए लेटर होता है यू, पोटेंशियल के लिए वी है। तो फिलहाल यू है जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस, वो है वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स। ये रफली मैं कह रहा हूँ, टेक्निकलिटी ये है कि वो फोर्स कंजर्वेटिव होनी चाहिए। और ये कंजर्वेटिव क्या है, ये तो स्लाइड 5 में है, इस वक्त तो स्लाइड 2 चल रही है। आप फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो इस कोर्स का टॉपिक है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स में शामिल है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, भी चार्ज मूव नहीं कर रहा, उससे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसके अगेंस्ट जो वर्क होगा वो एक चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, अच्छा, अब वर्क कैसे कैलकुलेट करना है वो तो ये मैकेनिक्स का काम है, और ये तो इलेक्ट्रो डायनेमिक्स ये कोर्स है। मैकेनिक्स तो आपको पहले से आनी चाहिए, लेकिन उनको ज़्यादा मैं डिमांड नहीं कर रहा। सिर्फ इतनी बात है कि वर्क होती है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर तो फोर्स कांस्टेंट हो, डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो तो फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया, और एक तो सादा फार्मूला ये होता है। अच्छा, अगर फोर्स और डिस्टेंस में जो पैरेलल ना हो, उनकी म्यूचुअल एंगल हो, तो फिर फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट जो कि टेक्निकल लफ्ज़ है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चीज़ मूव कर रही है उस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा ना, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस में ये आप एक नई इजाफा कर लें, अगर आप अभी तक सादा ही कर रहे थे तो एफ़ नहीं है, एफ़ कॉस थीटा, उसका सिर्फ वो कंपोनेंट होगा। दूसरी बात यह कि अगर तो फोर्स कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, और अगर म्यूचुअल एंगल भी कांस्टेंट है तो उसका कॉस थीटा किया, 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगी वर्क डन बाई फोर्स मिलेगा। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल को इस तरीके से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके वो तो फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो बात ऐसी नंबर की होनी थी। एफ भी एक नंबर है, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट का जो होता है ना मैग्नीट्यूड लेना होता है ना दूसरे वेक्टर का,
वो भी नंबर है, थीटा भी एक नंबर है। अभी तक तो नंबर हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये नंबर नहीं है, वेरिएबल है, तो आपको इसको बहुत सारे, पूरी मोशन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और हर पार्ट के लिए अलग अलग वर्क कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। यानी हर पार्ट के लिए अलग अलग फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो। अच्छा, कंपोनेंट लेने के लिए जैसा तस्वीर दिखा रही है, आपको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है हर पार्ट में कॉस थीटा भी डिफरेंट हो, एंगल भी बदल रहा हो जैसे जैसे आप फोर्स अगले अगले पार्ट में जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ पार्ट की इकट्ठी करके तस्वीर अगली स्लाइड में है। तो ये आप आई से समझ सकते हैं कि इस तरीके से क्या होगा। तो अब आप ये एक चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता तो ये कहलाती है डॉट प्रोडक्ट। हर दफ़ा कॉस थीटा अलहदा नहीं करते, लेकिन वो लिखने में बहुत बचत हो जाती है। बस एक डॉट डाल देते हैं और उसका मतलब कॉस थीटा उसमें अंडरस्टूड होता है, ठीक है। पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, ये तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है। पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और उनके म्यूचुअल एंगल का कॉस। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, मैं आपको देख ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तक अभी तक आपको कोई नर्वसनेस हो रही थी कि ये नर्वसनेस थी कि ये आई क्या चीज़ है, तो अब ये तस्वीर में आ गया आई क्या है। अब बहुत सारे पार्ट्स में है ना, सब हर पार्ट के लिए फोर्स का कंपोनेंट, ये पहला पार्ट है, फोर्स F1 है, तो उसका कंपोनेंट F1 cos थीटा 1 है। इसको डिस्टेंस से वो डिस्प्लेसमेंट तो बता देगी ना, कि डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन है, वहाँ से आप एंगल पढ़ेंगे। एक बार आपने एंगल पढ़ लिया तो उसके बाद है फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंगल का कॉस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस है। अगर आपको अभी तक मसला हो रहा था, कभी मैं डिस्टेंस कहता हूँ, कभी डिस्प्लेसमेंट कहता हूँ, तो उसकी वजह ये है कि म्यूचुअल एंगल की तो डायरेक्शन के साथ लेना है, वहाँ तो आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, लेकिन जब आपने कहना है मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस होगा। तो ये असल में इस वजह से ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप वर्टिकल ड्रा कर लें और डिस्टेंसेस को आप हॉरिजॉन्टल कर लें, तो फिर जो आप जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वो एक रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। हर पार्ट के लिए अलग अलग रेक्टेंगल का एरिया होगा, और आपका जो सम है ना, इसका मतलब होगा कि बहुत जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनके एरिया का सम, रेक्टेंगल हाइट इंटू विड्थ होता है, ठीक है। अच्छा, ये अब आपसे, अब यहाँ इस ज्योमेट्रिकल टेक्निक के ज़रिए आप सोचना शुरू कर सकते हैं कि असल में तो किसके पार्ट्स कोई 10, 12, 15, 20 नहीं थे। असल में चीज़ तो कंटिन्यूसली मूव कर रही थी। देखा जाए तो उसके इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स थे, हमने सिर्फ फाइनाइट किए हैं, तो हम इन्फिनिटी का क्या करें। यहाँ जवाब ये आप इमेजिन करें ना कि ये अगर रेक्टेंगल छोटे होते जाएँ, छोटे होते जाएँ और इनकी तादाद बढ़ती जाए, तो क्या होगा। ये जो गैप है ना, जो ये एरर है ना, असल क्या चलें, अगर आपको नहीं पता, अब मैं बताता हूँ। असल है इस पूरा ये जो फोर्स का जो कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग, इसका एक ग्राफ होगा, और पूरे ग्राफ के नीचे जो एरिया है ना, असल में हमारा टारगेट वो है। क्योंकि समझते हैं ना कि जिस वक्त अगर आप ये बहुत सारे रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, तो इस ग्राफ के साथ ये जो, अब अगर मैं इसको दो रेक्टेंगल में डिवाइड करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इस ग्राफ के साथ ये जो गैप है, ये थोड़ा सा रह जाएगा, और आप इन्फिनिट नंबर्स में करेंगे तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा। तो आखिरकार आपके पास क्या होगा, पूरा एरिया इसके नीचे। तो अब वैसे आप सोच सकते हैं कि एरिया जी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके लिए आपकी ज्योमेट्री को बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है। कैलकुलस में न्यूटन ने जब और लेबनीज़ ने जब कैलकुलस इंटीग्रेशन ईजाद की थी, तो उन्होंने मसले का हल किया था, जो कि मेरा एक दो स्लाइड बाद मेरा काम है बताना कि उन्होंने इस मसले का क्या हल बताया था। ये नहीं है कि ये कि शेप कोई रिकग्नाइजेबल या आम शेप, शेप जो मर्जी हो, एक टेक्निक है जो कि चलती है। अच्छा, पहली बात तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दूँ, वो ये है कि ये जो अभी मैंने आपको बताया था ना, इसका मतलब एक डॉट प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ डी आई के बजाय डी एल कह दिया, क्योंकि ये लेंथ का पार्ट है। और अब ये जनरल अभी तक तो एक, मैं शायद एक लाइन की, आपको लगा कि शायद मैंने एक लाइन के अलॉन्ग, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे पार्ट्स में करेंगे, जो डी एल है ये भी बदलता रहेगा, ठीक है। और एफ ये भी वेरिएबल है। अब मैं इतनी तफसीरें तो नहीं बना सकता, और उससे उल्टा आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हो। यहाँ डी एल 1 है, यहाँ F1 है,
इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ DL2 है, यहाँ F2 है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, DL3 F3 डॉट प्रोडक्ट ले लिया एंड सो ऑन। और फिर उसके बाद आप इनको श्रिंक करें, ये 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 नहीं हमें चाहिए, मुझे 60 70 चाहिए, 60 70 भी नहीं चाहिए, 600 चाहिए, 600 भी नहीं चाहिए, 6000 चाहिए, जितने इन्फिनिट होंगी इनका सम कैलकुलेट कैसे करना है, ये कैलकुलस का काम है। अभी आप ज़रा इंतज़ार करें, फ़िलहाल आप एक लिखना तो सीखें, ठीक है, कि आपने इसको इन बहुत सारे पार्ट पर सम कर रहा है ना, तो सम के लिए आप इंग्लिश का लेटर S लिखें और उसको रबड़ से लिखें और उसको खींच दें, ठीक है। ये सीरियस है, ये एक जगह लिखा हुआ था कई लोगों में, यानी ये सम में ख़ास लिमिट में है, बिल्कुल खींच कर, जब नंबर ऑफ़ टर्म्स इन्फिनिट हो जाए, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर आपके नया भी है और मैंने वादा किया था कि मैं आपको सिखाऊंगा, तो भाई ये लफ्ज़ ये सिंबल सीख लेना, स्टार्ट से एंड तक इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करें, उसके लिए सिंबल ये है, और उसके लिए लफ्ज़ है लाइन इंटीग्रल, क्योंकि आपने एक लाइन लाजमी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, यह कर्व है और आपने इसको लाइन को पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये लाइन इंटीग्रल है। अच्छा इलेक्ट्रिक, अभी तक तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, अब है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क वही है जो कि फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में है। फोर्स को आप चार्ज से डिवाइड कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दें, पोटेंशियल बन जाता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, चार्ज से डिवाइड कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। डिफरेंस तो इंग्लिश का लफ्ज़ फ़र्क है, वही मतलब है, ख़ुद भी बार बार मैं ना रिपीट करना भूल जाऊँ तो आप ख़ुद भी लगा लें अंदाज़ा कि डिफरेंस क्या है। बुनियादी तौर पर बात की, जो फिज़िक्स का जो चीज़ आपको सीखनी है वो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का फ़र्क सीखना है, और वह चार्ज से डिवाइड करना, जैसे फोर्स को चार्ज से डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं हम, ठीक है। तो समझ गए, वही जो अब इससे पिछली स्लाइड मैंने कहा था, फोर्स का इंटीग्रल, फोर्स के ऊपर सम, फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी पोटेंशियल एनर्जी यू के बजाय वी हो गया, यानी अब ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। तो सिर वही है, कोई नहीं है मेरा ख्याल है। हाँ, वो तो सिर में फ़र्क है, पहले यहाँ एफ था, फोर्स थी, फोर्स के पार्ट थे, और अब ई है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ये जो इंटीग्रल बता दिया ना, मैं वापस लेकर जाऊँ, मैंने कहा था ना कि एक इंटीग्रल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस देता है, वो इंटीग्रल ये है, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो इस स्लाइड का टॉपिक है, वो ये है कि अगर आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट ए से दूसरे एंड बी तक आपने इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से कैलकुलेट करें, आपके जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है सिर्फ स्टार्ट और एंड पर डिपेंडेंट है, किसी तीसरी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, क्यों, ये बताना इस स्लाइड का काम है। पहले तो आप देख लें, इस तस्वीर में ये सोर्स है, ये टेस्ट चार्ज है, ये यहाँ तक तो अभी तक कूलम फोर्स को चार्ज से डिवाइड करके, कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ चार्ज से डिवाइड करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। और मेरा ख्याल है यहाँ जो टेस्ट चार्ज है नेगेटिव है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, तो ये क्योंकि नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो टूवर्ड्स है, उसने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, क्योंकि टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई करना होता है, और वो नेगेटिव है तो उसने नेगेटिव करके रिवर्स कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब बात तो जो मान लीजिए, जो ये तो रिपीट है, पहले भी बात हो चुकी है। जो नई बात है वो ये है कि ये जो इंटीग्रल है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से आएँ। इसके प्रूफ के लिए आप ये देखें कि पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ के पार्ट से डॉट प्रोडक्ट लेना है, और डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने कहा था पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और इनके म्यूचुअल एंगल का कॉस। अब एक और दूसरा तरीका ये है कि इसके भी, एक तो तरीका ये कि इसके रेक्टेंगल कंपोनेंट्स लेने, आई जे के, ई के भी, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, और आई जे के, डी एल के भी रेक्टेंगल कंपोनेंट ले लें, आई जे के और डी एल एक्स, डी एल वाई, डी एल जेड। अच्छा, एक और कन्वीनियंस ये चीज़ हो सकती है कि लाजमी नहीं है कि वो रेक्टेंगल कंपोनेंट्स हो, एक्स को आमतौर पर हॉरिजॉन्टल लेते हैं, वाई को वर्टिकल लेते हैं, लाजमी वो नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से करें कि एक जो है ना, तीन यूनिट वेक्टर्स लेने हैं, और वो लाजमी नहीं है कि वो एक्स वाई जेड हो, मतलब इनमें आप इस तरह करें कि ये जो दो टेस्ट चार्ज जो से और जो सोर्स से जो रेडियल
अब इस जगह पर फर्ज करें ए आपका यहाँ है ना, या सोर्स से इस जगह पर जाने का जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लें, वो आर हैट। और जो दूसरे होंगे दो होंगे, अगर आई हो ना यूनिट वेक्टर, तो दूसरे होते हैं जे और के। अब आई के बजाय आर यूनिट वेक्टर ले लिया है तो दूसरे जे और के नहीं होंगे, क्योंकि अब ये देखें अब आर ही हॉरिजॉन्टल नहीं है तो इसके जो परपेंडिकुलर है वो भी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तो इसको जे कहना तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप इसकी वजह जो भी है बस यूज़ में लीजिए कि दो और हैं जो कि आर के परपेंडिकुलर हैं। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है, लेकिन आपको नहीं आता तो फिक्र ना करें, बस इतना पता होना चाहिए कि जो बाकी दो ना वो इसके परपेंडिकुलर हैं। तो अब आपने कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करना है, पहले को यूनिट वेक्टर की लैंग्वेज में लिख लिया, ये फार्मूला तो वही था जो कि इधर मैंने टॉप पे लिखा था ई के लिए। यहाँ नई चीज़ है, एक तो है आर यूनिट वेक्टर के साथ, ये होता है डी आर होता है, ठीक है, जो इस डिस्टेंस में जो चेंज है रेडियल डिस्टेंस कहलाता है ना। और दूसरे दो वो उसके परपेंडिकुलर हैं, उनके साथ क्या है उसको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी दो का परपेंडिकुलर का आर यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई करने एक दफ़ा समझाने के लिए जिक्र करना ज़रूरी था, लेकिन कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी रह गया आर यूनिट वेक्टर का, आर यूनिट वेक्टर के साथ तो 1 इंटू कॉस ऑफ म्यूचुअल एंगल, ये आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1 है तो अब ये लिखा ही नहीं है, साथ डी आर है। अब इस इंटीग्रेशन को करना कैसे है ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये आप देख लें कि ये एक सिंगल वेरिएबल है। तो जो डी आर वाली कॉम्प्लिकेशन थी ना कि वेक्टर के साथ कर रहे हैं वो ख़त्म हो गई है। वो जो पहली एक तस्वीर बनाई थी ना कि हॉरिजॉन्टल बस एक वेरिएबल है हॉरिजॉन्टल, अब इस हमारे पास सिचुएशन वो आ रही है। उस वेरिएबल का नाम शायद आप एक्स सोच रहे होंगे, लेकिन अब यह नाम है उसका आर। अच्छा, इस स्लाइड का तो पर्पज़ ये हो गया कि ये देखें ये रास्ता जो मर्जी हो गया, ये जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसका फंक्शन है, ए पोजीशन, बी पोजीशन और बस बाकी तीसरी पोजीशन इंटरमीडिएट पोजीशंस और इंटरमीडिएट पोजीशन होगी पाथ पर। लेकिन जब पाथ पर ही डिपेंडेंस नहीं है तो इंटरमीडिएट पोजीशंस पर भी डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली हमारा टॉपिक लोकल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो लोकल भी होता है। तो लोकल का पिछले लेक्चर में टॉपिक था वो ये कि लोकल एक पोजीशन पर डिपेंडेंट होना चाहिए। फिलहाल ये कि एक नहीं दो आई हैं, ए और दो, इनमें से एक को कैसे ख़त्म करना है ये जब बता देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये लोकल क्यों है। लेकिन असल अहमियत यह है कि बाकी सारी ख़त्म हो गई, सिर्फ दो है ना, तो चलो दो में बात हो सकती है। अगर इन्फिनिट नंबर होती तो फिर हम लोकल की दस तलाश करते हैं, वो तो फिर सारी पोजीशन होनी थी, लेकिन सिर्फ दो रह गई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक वादा किया था कि अगर आपको ये फार्मूला कैलकुलेट नहीं आता तो मैं आप ही को सिखाऊंगा, तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए, अब मैंने ग्राफ बनाया। अब वो जो पहले मैंने बनाया था ना बहुत सारे रेक्टेंगल में सम, अब मैंने वो उसको ग्राफ बहुत सारे को कंटिन्यूसली इन्फिनिट कर देंगे तो फिर एक ग्राफ के नीचे एरिया बन जाएगा। और वो पार्ट्स यहाँ से आपको जैसे पिछली तस्वीरों में इसका पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, अब कंबाइन करके एक ही बना दिया, क्योंकि जब इन्फिनिट नंबर से डिवाइड करेंगे तो होगा तो असल में यही। अब कहते हैं इन्फिनिट को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसी का तो जवाब तो ये स्लाइड है, ठीक है। वो ये है कि इन्फिनिट करेंगे तो एरिया ये होगा। अब ये एरिया कोई लाजमी नहीं है कि इसकी शेप आपको पता हो, ये जो मर्जी एरिया हो। असल जो न्यूटन का, लेबनीज़ को भी कहना चाहिए लेकिन न्यूटन को ज़्यादा जानते हैं फिजिक्स वाले जिन्होंने कैलकुलस ईजाद किया, उनका बेसिक जो है ना, जो एक तरह से क्लेम और डिस्कवरी आप कह लें, वो ये है कि ये तो एरिया तो जो मर्जी हो, लेकिन इसकी जो चेंज होगी ना वो हमेशा रेक्टेंगल होगी। और हमें इसके एरिया का नहीं पता, लेकिन हमें इसके चेंज के एरिया का पता है, और रेक्टेंगल का एरिया तो पता है हाइट इंटू विड्थ है। तो अगर चेंज का फॉर्मूला में आता है तो असल क्वांटिटी भी मालूम कर लेंगे भाई, आप कम से कम आप आगे अंदर कर, लेकिन आपको स्टार्ट तो मिल गया ना एक, ठीक है। सिर्फ ये चेंज है, ये चेंज रेक्टेंगल है और ये है वी है एरिया का नाम, और ये आर प्लस डी आर जब हम पहुँचे थे तो जितना एरिया था और माइनस आप में से ये निकाल दें, जब आर तक एरिया है तो बाकी जो कुछ है वो रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल क्या है ग्राफ के नीचे, और ग्राफ किसका है, मैंने कहा था फोर्स का, बाद में हमने उसको चेंज करके दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स का जब पोटेंशियल एनर्जी करना था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये V यानी पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल करना था, ठीक है। अब ये लिखा हुआ भी देख लें अगर आपको, वैसे मैंने बोल तो दिया सारा।
पहली बात ये कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पिछले स्लाइड में मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि सिर्फ आर करता है, वो जो बाकी जो है ना थीटा और फाइव पाथ वगैरह उनकी अब जरूरत नहीं है, सिर्फ आर था रह गया, ठीक है। ये तो ये पिछली स्लाइड है, ये तो 6 नंबर स्लाइड चल रही है, तो 5वीं पिछली ही थी, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला भी पिछली स्लाइड में ही था, वहाँ लेटर शायद आर था, वो ए और बी थे और लेटर आर था, तो यहाँ लेटर जो है ना टी है, तो टी वो वेरिएबल है जो कि आर नॉट से आर तक जा रहा है। वहाँ पिछली स्लाइड में ये था कि आर वेरिएबल है जो कि ए से बी तक जा रहा था, सिर्फ ये लेटर बदले हैं, बाकी तभी तो मैंने कहा जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है, ठीक है, नई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी मैंने जो बोला है वही लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये इधर भी लिख दिया है कि आप कहेंगे कैलकुलेशन के अंदर है, ठीक है। ये जो एरिया में चेंज है वो ये इन दोनों का डिफरेंस, ये तो वही कुछ लिखा हुआ है, मैं क्या दोबारा बोलने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इस वक्त क्या है, ये क्योंकि ये सिर्फ चेंज है, देखिए पूरा एरिया नहीं, सिर्फ चेंज, क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो ये हाइट मल्टीप्लाई पे विड्थ है। अब ये कोई वेरिएबल हाइट या वेरिएबल विड्थ नहीं है, ये कांस्टेंट हाइट कांस्टेंट विड्थ है। विड्थ तो है डेल्टा आर, तो इस जगह पर हाइट क्या, इस जगह पर इसी एक हाइट, सारी हाइट नहीं हमें चाहिए, यहाँ आर डिस्टेंस आर था तो हाइट है कूलम फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दे, जो कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये है, ठीक है। इसका नाम भी है ई, और नेगेटिव ये बार बार ये पिंक में लेटर होगा, इसका मतलब ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो फिर तो पोटेंशियल एनर्जी होती, ये पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा तो दोबारा दूँ आपको दिखाऊँ, ठीक है। ये शर्त है ना। अब बात यह कि ये v का कौन सा फार्मूला हो जो ये इस शर्त में यह है कि v जो होना चाहिए उसमें जो चेंज होगी वो 1/r² होगी, ये डेल्टा एरिया 1/r² होगी। तो अगर डेल्टा एरिया 1/r² है तो फिर एरिया क्या होगा। अब मैंने कहने को तो कह दिया कि आपको चेंज का पता तो आपको असल का भी पता होगा। अब तो सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो ये तो अगली स्लाइड का काम है बताना, ठीक है। कम से कम एक मिसाल में उसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि जो एरिया का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्लेम है, मतलब है एक मैथमेटिक्स से फुल कोर्स है, बहुत सारी बातें तो नहीं हो सकती। अब अगर मेरे से पूछें ये कहाँ से आया, ये तो मैं आपको बताने का टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर ये 1/r हो तो वो जो शर्त थी ना कि जो चेंज 1/r² होगी वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, कैसे, वही है कि ये जो चीज़ प्रूव करनी है उसका लेफ्ट हैंड साइड है चेंज, एरिया में चेंज। ये जो v है वो एरिया पिछले में लिखा हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब डिस्टेंस r है तो एरिया, क्लेम ये है ना कि एरिया 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो जब डिस्टेंस पोजीशन r है तो ये तो वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। अच्छा, जब r प्लस डेल्टा आर हो गया तो डिनोमिनेटर में r प्लस डेल्टा आर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करें। ये q को मैंने कॉमन लिया और के को कॉमन लिया, और अब कंसंट्रेट करें इस अलजबरा पर। मैंने कहा था अलजबरा और ज्योमेट्री तो आनी चाहिए, और ज्योमेट्री तो बड़ी आपको सादा ज़रूरत थी, सिर्फ रेक्टेंगल के थोड़ी सी ज़रूरत है तो आपकी अलजबरा की। ज्योमेट्री तो मैंने वैसी लफ्ज़ कहा दिया, बड़ा सादा सा सी ज्योमेट्री है, ठीक है। अच्छा, अब अलजबरा है, हो सकता है आपके लिए इतना सादा ना हो, लेकिन ये मेरा तो खारा सादा है। ये एलसीएम ही लिया हुआ मैंने, और क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऊपर से ये किया, तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आज पहली टर्म करेंगे r से कैंसिल, तो 1/, ये रेड आ गया, दूसरी टर्म होगी तो रेड कैंसिल होगा, तो ये 1/, ये जो जामुनी रंग में है पर्पल ये होगा। अच्छा, आगे चलें। अच्छा, इसमें से ये है कि r से कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा आर मैंने इधर लिख दिया, ये तो बस एक सिंप्लीफिकेशन इसी को लिखा है। अब ये सारे से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और तो कुछ नहीं कर रहा, डेल्टा आर इधर आ गया, ठीक है, 1/, ये उसी को लिखने का तरीका है। और ये जो कुछ ये जो राइट हैंड साइड है ये वही है जो मैंने प्रूव करना था। इसका मतलब है कि हमें जो एटलीस्ट मैंने इस क्लेम को जस्टिफाई कर दिया कि 1/r का जो डिफरेंस है, अगर एरिया 1/r होगा तो इसका डिफरेंस 1/r² होगा। अच्छा, अब वहाँ था ए और बी, स्टार्ट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अब अगर सपोज स्टार्ट को हम कहते हैं r0, इसको मैंने चूज कर लिया सपोज, और एंड को कह दिया मैंने r, मतलब r0 एक कांस्टेंट है, वो तो एक फिक्स है। अगर आप केस टू केस कर रहे हैं तो आप सिर्फ मुख्तलिफ पोजीशन कर रहे हैं तो r वेरिएबल है, वो आपका बदलेगा। r0 तो एक दफ़ा आपने फिक्स ले लिया। अच्छा, r है, बदल रहे हैं पार्टिकल,
टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, ये सोर्स चार्ज मूव कर रहा है, तो आर बदल गया तो क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना, लेकिन आपने स्टार्ट तो आर नॉट कर लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ एक पोजीशन ही नेमली आर का फंक्शन होगा। अब सिर्फ एक रह गई, 2 के बजाय 1, तो अब ये लोकल भी है, ठीक है, और वो 1/r है, ये अभी इसमें ये प्रूफ किया है, ठीक है। बाकी कुछ डिटेल्स हैं, क्योंकि मैंने अभी वो आर नॉट की बात नहीं की, आर नॉट क्या है, तो ये देखिए ये अगली स्लाइड, ये इसको मैंने ग्रीन करना था, ये पता नहीं कैसे रह गया, ये जो ग्रीन है ना, जो कुछ डिटेल है वो अगली साइड में है, ये 7 चल रही है, अगली 8 है, ठीक है। और ये मैंने 5 और 6 में ये लिखा हुआ है कि ये जो वी आर है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था, डेल्टा वी लिखा था, पहले डेल्टा वी ए बी लिखा, फिर डेल्टा वी लिखा, और अब कुछ चॉइस की वजह से वो जो डेल्टा वी है वो वी बन गया है, वरना अदरवाइज ये डेल्टा वी था, और जो डेल्टा वी है स्लाइड 5 और 6 में वो मैंने यहाँ लिख दिया है। स्लाइड 5 में पहले कैपिटल ए कैपिटल बी था, बाद में आर नॉट और आर हो गया, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। और आगे थोड़ी सी डिटेल है जो कि यहाँ 8 ग्रीन में होना चाहिए था, सॉरी ये कलर होना रह गया, अब अगली का इंतजार करें, उससे ये पता चलेगा अगर कोई थोड़ी सी डिटेल है तो वो क्या है। अच्छा, उस डिटेल को जानने के लिए अब देखें, अभी 2 स्लाइड पहले यही था ना कि एरियाज़ का जो डिफरेंस है वो 1/r² है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो डेल्टा आर है इसको राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, और आपने इन्फिनिटेसिमल एरिया का चेंज इन्फिनिटेसिमल ली थी, तो इन्फिनिटेसिमल चेंज इन वी और आर में इन्फिनिटेसिमल चेंज रेशो क्या होती है, ये भी डी, ये भी डी, डी/d क्या होता है, याद आया, डेरिवेटिव, ये v में चेंज है, डिफरेंशियल चेंज इन्फिनिटेसिमल, ये dv है, और ये r में इन्फिनिटेसिमल चेंज है, ये dr है, और ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमने v फाइंड किया है उसके बारे में हमने इस बात को वेरीफाई किया है कि उस v का, यानी v वो जो 1/r कैलकुलेट किया है, कि उसका डेरिवेटिव जो है ना वो 1/r² है। असल में हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। अब डेरिवेटिव में होता ही है कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट भी ऐड करते हैं तो डेरिवेटिव चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो कुछ हमने पिछली स्लाइड में किया है और उसके बाद मैंने ग्रीन से डॉट छोड़ दिए थे, वो डॉट है कांस्टेंट्स है, वो ये है कि आप इसे उसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो डेरिवेटिव चेंज नहीं होगा। अच्छा, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे होगी, ये वही बात है ना, जैसा आर नॉट, अभी तक तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है आर नॉट और आर पर। अभी कांस्टेंट कैलकुलेट करना, फिक्स करना ऐसा ही है जैसे आर नॉट या ए, स्टार्टिंग पोजीशन आपने फिक्स कर दी तो उससे आपको ये कांस्टेंट पता चल जाएगा। ये मैं सिर्फ एक मिसाल में दिखा सकता हूँ, जनरल तो एक मैथमेटिक्स के कोर्स का काम है। इस मिसाल में यह है कि मैंने वो जो आर नॉट है ना, ये कैपिटल ए था, उससे पहले जो स्टार्टिंग है, जो 2 पोजीशन थी ना, रिमेंबर, सबसे पहले हमने पूरी, मैं समरी कर दूँ, ये कह दूँ कि ये आखिरकार हमारा मकसद वो एक लोकल है, लोकल प्रूव करना है। एक तो ये हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और दरमियान में जितने पॉइंट हैं सब पर डिपेंडेंस, अगर इतनी डिपेंडेंस होगी फिर तो लोकल बिल्कुल नहीं होगा। हमने पहले कह दिया कि पास से फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ स्टार्ट और एंड रह गया। अभी भी 2 थी लोकल के लिए, तो एक चाहिए। वो जो दूसरी है ना, उसको इन्फिनिटी पर ले लिया पोजीशन को, और चूज़ कर लिया कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है। ये जब ज़मीन के ऊपर MgH ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करते हैं तो आप कहते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो 0 चूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें वैल्यू लगाएं, r की जगह इन्फिनिट और v की जगह 0, तो ये 0 इन 1 और इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट भी 0 हो गया। अब इस कांस्टेंट की जगह 0 लगा देंगे तो वो जो फार्मूला पहले में जिसके साथ वो जो ग्रीन डिटेल थी, अब पता चलेगा उसकी डिटेल की जरूरत नहीं है। वो जो फार्मूला है ना, अगर आप इस ट्रेडिशन को ले लें कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 लेना है, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला रहेगा, पोटेंशियल का बन गया। ये कॉन्सेंसस के साथ तमाम फिजिसिस्ट ने मिलकर ये एक, जब तक ये इस एग्रीमेंट के बाद अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस के लफ्ज़ को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए पोटेंशियल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब वो लफ्ज़ बदल गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल होगा, क्योंकि एक स्टार्ट तो अब डिफरेंस किसके साथ, स्टार्टिंग जिसके साथ लेना है वो तो फिक्स होगी।
अच्छा, अब तो मैं मेरा ख्याल है टॉपिक तो मैंने कर दिया, अब मुझे सिर्फ कुछ ऑप्शनल बातें करनी है और कुछ एक अगले लेक्चर की एडवर्टाइजमेंट करनी है, और उसके बाद ये इस लेक्चर के पर्पज़ तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अगले लेक्चर की एडवर्टाइजमेंट ये है कि इस लेक्चर में जो को पोटेंशियल सिखाया है, इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, तो पोटेंशियल इतना यूज़फुल है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हों तो उनके में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, वो देखिए उसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई जेड कहें या क्या कहें, हर जगह 3 कंपोनेंट फाइंड करें, उनकी ड्राइंग बनाएं, पता नहीं किसी कंप्यूटर की मदद से मुमकिन हो सकती है, वरना तो हम सफ़र भी नहीं कर सकते कि हम ये बना सकें, और इतनी मुश्किल से बनाई, कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लेकिन अगर कोई सादा चीज़ सब सारी डिटेल को दे दे तो वो यूज़फुल है कि नहीं है ना। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो बड़ा सादा है, इसलिए ये क्या है, 1/r। ठीक है, ये ज़ीरो पोजीशन है, आप जितने दूर जाते जा रहे हैं 1/r, आर बढ़ता जा रहा है, 1/r कम होता जा रहा है, और पूरे सर्कल पर एक ही वैल्यू है। ये हाथ से भी मैं सर्कल बना सकता हूँ, और ये नेगेटिव के साथ जो है ना, वो क्यू था ना, कैपिटल क्यू, वो नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये हाथ से मैं सर्कल बना सकता हूँ, बिल्कुल सादा सी शेप है, लेकिन अगर आपको इस लेक्चर में क्या है देखते ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ओके, बात ये थी कि इस लेक्चर में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो अपने पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कैसे करना है। ये तो मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से हो गया कि यहाँ 2 चार्जेस है, अगर एक चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सादा ही है। वहाँ से सिखा लिया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करना है, लेकिन अगले लेक्चर का काम इसी को रिवर्स करना है। पोटेंशियल तो सादा है, इससे आप इवन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा, मैंने जो बातें की थी वो मगर कुछ लिखी भी हुई हैं, वो ये है कि नेक्स्ट लेक्चर जो ये मैं लिखा हुआ है, जब मैं बोल चुका हूँ, उर्दू में बोल चुका हूँ, तो आप अच्छा रोक कर देख लें। ठीक है, अच्छा उसके बाद 2 जो स्लाइड्स हैं वो ऑप्शनल हैं, जो मिनिमल चीज़ें अगर आप अभी तक आप बंद भी कर देंगे ये वीडियो तो आप अगले लेक्चर समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप जारी रखें तो 2 स्लाइड भी देख लें, और वो ये है कि पहले 2 आप ये देख लें, पूरी समरी है। पहले लेक्चर में फ्लक्स इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरे में डाइवर्जेंस और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, बाद में जो पोटेंशियल बन गया। तो कंपैरिजन क्या है इन सारी चीज़ों का, वो ये कि डाइवर्जेंस बी स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस बी स्केलर है, और पोटेंशियल बी स्केलर है, दो नंबरों का डिफरेंस ही एक नंबर होता है ना। अच्छा, अब फ़र्क ये है कि डाइवर्जेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में कि डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट करके हासिल होती है, एक्स कंपोनेंट को एक्स वाई जेड में, एक्स कंपोनेंट का एक्स डेरिवेटिव, वाई का वाई डेरिवेटिव, जेड का जेड कंपोनेंट का जेड डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव है। ये पिछले लेक्चर का टॉपिक था। ठीक है, अच्छा, जो अब ये मैंने बता दिया कि जो पोटेंशियल है वो, अच्छा यहाँ अगर नहीं लिखा तो जो लेक्चर का शुरू था वहाँ बताया था कि जो पोटेंशियल है वो तो एक इंटीग्रेशन के, अच्छा यहाँ सॉरी लिखा हुआ है, वो डिफरेंस है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंटीग्रेशन से होता है, शुरू में भी लिखा था, यहाँ भी लिखा। ठीक है, अच्छा, अब बात ये कि अब एक अगली बात ये है कि दोनों लोकल हैं, दोनों का मतलब डाइवर्जेंस लोकल है और पोटेंशियल डिफरेंस तो लोकल नहीं है, क्योंकि 2 पोजीशन पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब आप एक को आपने फिक्स कर लिया, एक रेफरेंस बना लिया, तो फिर एक रह गई, एक पोजीशन रह गई, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल है, अभी क्योंकि एक का फंक्शन है तो अब ये एक लोकल है। ठीक है, अभी लोकल क्यों है, ये इंटीग्रेशन जो है ना जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ये उसकी प्रॉपर्टी है, और वो है मैं बोल भी चुका हूँ इस दौरान लेक्चर के दौरान। वो ये है कि देखा जाए तो ये इंटीग्रल जो है 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट था, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन और इंटरमीडिएट पोजीशन। पाथ इंडिपेंडेंस ने, और ये मैं खाली कौन सी स्लाइड 5 थी 6 थी, इसने वो इंटरमीडिएट पोजीशन तो ख़त्म कर दी, अब सिर्फ 2 रह गई, स्टार्ट और एंड। उन 2 में से भी अगर आपने एक को रेफरेंस ले लिया, जैसे इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन्फिनिटी को रेफरेंस ले लिया, इन्फिनिटी पर 0, अब वो डिपेंडेंस तो ख़त्म होगी ना, हर केस टू केस में अब डिपेंडेंस होगी, सिर्फ इनिशियल तो फिक्स हो गई, सिर्फ फाइनल पर, फाइनल एक है, तो अगर एक पोजीशन पर डिपेंडेंस है तो ये लोकल है, और डाइवर्जेंस किस वजह से लोकल है ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अच्छा, एक दूसरा ऑप्शनल टॉपिक ये है कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल
पोटेंशियल है, लेकिन ये बता दूं कि ये हर किस्म के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं है। ये सिर्फ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के है कि जिसका ओरिजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसका मतलब है कि वो उन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि सिर्फ चार्ज मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज रुक जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गया, उसको छोड़ दें। इस लेक्चर का टॉपिक ये था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अगर चार्ज स्टेशनरी भी हो जाए, रुक भी जाए, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म नहीं होना, सोर्स से चाहे मूव करें हो चाहे रुके हो। ऐसा जो है ना, ये निशानी जो कि सोर्सेज रुक जाए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहे, ये जो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आज का लेक्चर उसके बारे में था, और उसका जो इंटीग्रल है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरी टर्म भी होती है, और वो लेक्चर नंबर 10 का टॉपिक है, जो कि जिसका ओरिजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, या आप कह रहे हैं मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। वो लोकल नहीं है, और उसका जो लाइन इंटीग्रल है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब इसकी मैं समरी करके आज में आपने क्या सीखा, बेसिकली दो चीज़ें सीखी। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक इंटीग्रल होता है, अब इसकी डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, सिंबल आपको पता होना चाहिए। और दूसरे एक कूलम्बिक पोटेंशियल 1/r होता है, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स 1/r² होती है। तो और इन्फिनिटी पर 0 लेना होता है, वो सभी लेते हैं, तो इस वजह से आपको जो याद रखना है 1/r लिखना है, 1/r याद रखना है, ठीक है। और क्योंकि एक ही पोजीशन है यहाँ भी यहीं, तो जैसे ये लोकल भी है, तो ये समरी हो गया कि। और बाकी वही है कि अभी तो अब ये जो आखिरी लेक्चर की आखिरी स्लाइड में मैंने अगले लेक्चर की भी तो मैं आपको बता चुका हूँ उसमें क्या है, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अभी तो करंट आना है और मैग्नेटिज्म कराना है, तो इन सबको करने के लिए आपको बाखबर रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी नहीं किया, और अगर इस लेक्चर में आपको कुछ पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें।